Good morning बच्चों. Today we are going to discuss about the chapter of geography. This is the fourth chapter of geography and its name is agriculture. So there is a story based on the agriculture. There are three friends, Madha, Gurpreet and टीना. तो ये तीनों फ्रेंड्स हैं और ये अपने गांव में जाती हैं और वहाँ पे वॉकिंग करते हुए उन्हें एक फार्मर दिखाई देते हैं जो अपनी जो लैंड है उसको टिल कर रहा था. तो ये चलो हम पहले इस स्टोरी को रीड करते हैं और फिर इस लेसन को स्टार्ट करते हैं. Gurpreet, Madhav and Tina were walking through the village where they saw a farmer tilling land. फिर गुरप्रीत, माधव और टीना दोनों खेतों में वॉकिंग करने जाती हैं और वहाँ पर वो देखती हैं कि एक फार्मर है जो अपनी लैंड को टिल कर रहा था, जोत रहा था. द फार्मर टोल्ड देम दैट ही वॉज ग्रोइंग व्हीट एंड हैड जस्ट एडिड मैन्योर टू द सोइल टू मेक इट मोर फर्टाइल. फार्मर है वो उनको बताता है कि वो अपने खेत में गेहूँ उगाएगा मतलब, और उसमें कुछ मैनो डालेगा जिससे कि वो उसकी जो सोइल है वो ज़्यादा फर्टाइल हो जाए. ही टोल्ड द चिल्ड्रन, उन्होंने बच्चों को बताया, द व्हीट वुड फैच ए गुड प्राइस इन द मंडी फ्रॉम वेयर ही वुड बी टेकन टू द फैक्ट्री टू मेक ब्रेड एंड बिस्किट फ्रॉम द फ्लोर. फार्मर को बताता है बच्चों को कि जो व्हीट है उसको मंडी में ले जाकर जहाँ बेचेगा तो वहाँ से उनको अच्छे प्राइस मिलेंगे, और जहाँ से मंडी से ये जो अनाज है, जो गेहूँ है, ये फैक्ट्रीज में जाएगा, वहाँ पर ब्रेड और बिस्किट इसके आटे से बनाए जाएंगे. ठीक है. तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी में हमें बताया गया है, एक पूरी वो बताई गई. इसमें हमें तीन चीज़ें ध्यान से देखनी है जो हमें आगे हमारे इस चैप्टर में आएंगे. पहला तो क्या है कि जो फार्मर है वो प्रोडक्शन कर रहा है व्हीट का, उसके बाद वो ले जाकर कहाँ बेच रहा है, मंडी में बेच रहा है. ठीक है, जहाँ पे वो सेल करेगा. उसके बाद उस मंडी में जो गया है व्हीट, वहाँ से फैक्ट्री में जाएगा. फैक्ट्री में वहाँ से एक फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ से पर उससे बिस्किट भी बन सकते हैं, ब्रेड भी बन सकते हैं. यानी यहाँ पे हमें तीन चीज़ें देखिए, प्रोडक्शन करना, दूसरा प्रोसेस करना यानी बिस्किट बनाना, और तीसरा जो आ रहा है हमारा ट्रांसपोर्ट का आया. ट्रांसपोर्ट यानी फार्मर भी तो अपने खेत से कहाँ ले गया, मंडी में ले गया, मंडी से कहाँ गया, फैक्ट्री में गया, और फैक्ट्री में हमारे पास आया. यानी इसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी. तो तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ ली. आगे हम इसी चीज़ों को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे. दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लांट टू ए फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. कह रही कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है प्लांट का फिनिश प्रोडक्ट में करने के लिए, तो उसमें तीन एक्टिविटी इन्वॉल्व हुई हैं. और तीन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी हैं, दीज आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरेसरी. अब मैंने ऊपर बताया था कि तीन एक्टिविटी हुई है. पहले क्या है, प्रोडक्शन हुई है. दूसरी क्या हुई है, उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया गया है. और तीसरी क्या हुई, ट्रांसपोर्ट हुआ है, यानी फार्मर के खेत से मंडी तक हुआ, मंडी से फैक्ट्री तक हुआ, फैक्ट्री से हमारे घर तक पहुँचेगा. तो इसमें किसकी जरूरत पड़ी, ट्रांसपोर्ट की पड़ी है. तो अगर हम प्राइमरी एक्टिविटी की बात करते हैं तो प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड ऑल द कनेक्टिंग विद एक्सर्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स. अगर हम प्राइमरी एक्टिविटी की बात करते हैं तो उनमें वो सभी जो क्रियाएं हैं जो या तो प्रोडक्शन से रिलेटेड है या एक्सर्शन यानी निकालने से रिलेटेड है. किससे, नेचुरल रिसोर्स के. यानी कि वे सभी एक्टिविटी जिससे कि हम नेचुरल रिसोर्स का या तो प्रोडक्शन करते हैं या उसको खनन करते हैं, निकालते हैं, तो वो सभी किस्म से कनेक्टेड होती हैं, प्राइमरी एक्टिविटी से करते हैं. प्राइमरी एक्टिविटी समझ रहे हो ना, जैसे एग्रीकल्चर हो गया. एग्रीकल्चर में क्या है, हमने गेहूँ उगाए तो हमने गेहूँ को बनाया नहीं ना, हमने तो उसमें बीज डाला और उसमें पानी डाला, मैनो डाला ताकि वो ग्रो हो जाए और उसका ग्रोथ हो जाए उसकी. लेकिन जो बनाया है वो एक नेचुरल प्रोसेस है. फिशिंग होगा, हम मछली पालन करते हैं जहाँ पे भी, तो हम उसको एनवायरनमेंट देते हैं, पौंड में पानी देते हैं या उनमें जो दवाई वगैरह जो भी इसमें डाला जाता है वो डालते हैं. लेकिन जो मल्टीप्लाई होती है वो एक नेचुरल प्रोसेस है. वो ह्यूमन बीइंग नहीं करता है कि उसको वो एक नेचुरल प्रोसेस है. गैदरिंग हो गया. तो ये सारे जो एग्जाम्पल किसके हैं, प्राइमरी एक्टिविटी के आते हैं. ठीक है. सेकेंडरी एक्टिविटी आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दिस रिसोर्सेज.
और जो सेकेंडरी एक्टिविटी है वो इन सभी जो एक्टिविटी हमने ऊपर पढ़ी हैं, फार्मिंग हो गई, चाहे फिशिंग हो गया, चाहे गैदरिंग हो गया, चाहे माइनिंग हो गया, इन सब का प्रोसेसिंग होता है। इसमें प्रोसेसिंग क्या समझ रहे हो, जैसे वीट उगाया, वीट उगाना एक क्या हो गया, प्राइमरी एक्टिविटी हो गया, एग्रीकल्चर प्राइमरी में आ गया। लेकिन उसका आटा बनाकर उससे बिस्किट बना देना यानी प्रोसेस हो गया, तो प्रोसेसिंग में वो किस में आ गया हमारा, वो हमारा आ गया सेकेंडरी एक्टिविटी में। गन्ना उगाया किसान ने, मान लो शुगर केन उगाया है, तो वो हमारा प्राइमरी एक्टिविटी है। लेकिन उस शुगर केन से शुगर बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, तो ये एक प्रोसेसिंग हो जाती है इसमें, और प्रोसेस से ही बनता है। तो ये प्रोसेसिंग वाला जो है वो किस में आता है, हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होता है। जैसे स्टील, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील है। स्टील का मतलब क्या है, जब हम ज़मीन से निकालते हैं तो वहाँ से हमें आयरन ओर मिलता है, और आयरन ओर को ही हम फिनिश करके क्या बनाते हैं, हम उसको स्टील में कन्वर्ट कर देते हैं। बेकिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड का बेक करना यानी जो आटे से ब्रेड बनाना, तो ये भी एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये सारे सेकेंडरी एक्टिविटी में आते हैं। वीविंग ऑफ क्लोथ्स, यानी किसान ने कॉटन उगाई है, तो कॉटन उगा के वो क्या करेगा, उस कॉटन को निकालेगा, मार्केट में सेल कर देगा। क्यों, क्योंकि वो अपने घर पर उससे कपड़ा नहीं बना सकता। कपड़ा कहाँ बनेगा, फैक्ट्री में बनेगा, मिल में बनेगा। तो इसीलिए जो कपड़े बनाने का वीविंग ऑफ क्लॉथ है वो भी हमारा किस में आता है, सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है। अब तीसरा हमारा है टेरेसरी एक्टिविटी है। तो टेरेसरी एक्टिविटीज प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स थ्रू सर्विस, कि जो टेरेसरी एक्टिविटी होती है वो क्या देती है, हमारी जो ऊपर दो एक्टिविटी हैं प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी, उन दोनों को सपोर्ट करती है सर्विस के माध्यम से। अब वो सर्विस कैसी है वो मैंने अभी बताया आपको ऊपर, कि जो फार्मर था उसने वीट उगाया, तो वीट उगाने के बाद उसने जो क्रॉप्स मिली उसको हार्वेस्ट करने के बाद, तो उस क्रॉप को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की। ट्रक होगा, ट्रैक्टर होगा, चाहे कोई भी मोड हो सकता है। तो ये सारे क्या है, ट्रांसपोर्ट है। तो ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। अब फैक्ट्री तक जाने के लिए भी उसको ट्रांसपोर्ट चाहिए, फैक्ट्री से मार्केट में आने के लिए या हमारे होम तक आने के लिए भी उसको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ट्रांसपोर्ट क्या है, उनको सेवा दे रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है। विदाउट ट्रांसपोर्ट दे कैन डू एवरीथिंग स्मूथली, ठीक है। वो नहीं कर सकते आसानी से इसी काम के लिए, क्योंकि इतना भारी, मान लो खेत में अनाज है तो किसान सारा अनाज सर पे ढो के मंडी तक नहीं ले जा सकता, उसको लिए उसको ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट हमारा किस में आ गया, हमारा ट्रांसपोर्ट आ गया टेरेसरी एक्टिविटी में, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो बैंक है, तो बैंक के लिए जो किसान है उसको भी लोन चाहिए, तो लोन के लिए वो कहाँ जाएगा, बैंक के पास जाएगा। दूसरी तरफ अगर हमारा इंडस्ट्री है, जो सेकेंडरी एक्टिविटी है, अगर इंडस्ट्री कोई भी है तो उसको भी क्या चाहिए, लोन लेना पड़ेगा, तो उसके लिए वो कहाँ पे जाएगा, वो भी बैंक के पास जाएगा। तो बैंकिंग है वो दोनों को सपोर्ट कर रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को कर रहा है। तो इसका मतलब बैंक भी हमारा टेरेसरी में है। इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस फार्मर भी अपनी क्रॉप्स का भी इंश्योरेंस करवाता है, आजकल एनिमल्स का भी इंश्योरेंस होता है, और इसी तरह से जो फैक्ट्री होती है वो भी अपना इंश्योरेंस करवाती हैं। तो ये तीनों चीज़ दोनों क्या कर रही हैं, उसके ऊपर बेस है इंश्योरेंस पे, और इंश्योरेंस उनको सुविधा दे रहा है, उनको फैसिलिटी दे रहा है। तो ये हमारी टेरेसरी एक्टिविटी हो गई। एडवर्टाइजिंग आर द एग्जाम्पल ऑफ टेरेसरी एक्टिविटी। एडवर्टाइजिंग भी होती रहती है। एडवर्टाइजिंग क्या होती है, सब अपना जैसे सामान का भी करते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे बीज का बहुत बार आता है कि ये वाला बीज है, ये वाला जो सीड है ये अच्छी क्वालिटी का है, तो वो एक एडवर्टाइजमेंट हो रही है। दूसरी तरफ जो फैक्ट्री है वो अपने सभी सामान की एडवर्टाइजमेंट करती है, सभी देखते हैं, कभी कोलगेट की एडवर्टाइजमेंट आती है, बिस्किट की आती है, जैम की आती है, सॉस की आती है, साबुन की आती है। तो ये सारी एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं, ताकि उनके सामान अच्छे से बिके, लोगों तक उनकी जानकारी पहुँचे, ठीक है। तो ये सभी हमारा किस में आ जाता है, टेरेसरी एक्टिविटी में आ जाता है। आगे है कि एग्रीकल्चर इज प्राइमरी एक्टिविटी। अब हमें ये तो समझ में आ गया है ऊपर कि एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फूड्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड rearing ऑफ लाइवस्टॉक। और एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है, और उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी शामिल है कि क्रॉप्स उगाना, फ्रूट्स उगाना, वेजिटेबल, फ्लावर्स, या अपने पशुपालन करना, ये सारा हमारा किस में आता है, प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। किस में आता है, एग्रीकल्चर में आता है।
अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सन आर एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, यानी कि हमारा जो होल वर्ल्ड है उसके लगभग 50% जो पीपल हैं वो किस में एंगेज है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, यानी कि वो कृषि की जो भी, या तो पशुपालन है या हमारा फार्मिंग है, इन दोनों से जुड़ा हुआ है। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेड ऑन एग्रीकल्चर। और इंडिया की अगर हम बात करें तो अभी भी हमारे इंडिया का 2/3 ऑफ पॉपुलेशन किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर। यानी 2/3 का मतलब कितना कि अबाउट 66% पीपल आज भी क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। कहाँ पर, इंडिया में। अब है कि फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सोइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी, कि हमारे जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है उनके लिए दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो कौन सा दो हैं, टोपोग्राफी यानी जो भौतिक हमारी जो ज़रूरतें उसको माहौल देने के लिए, यानी उसको अच्छा ग्रो करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, तो वो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो कौन से, एक तो सोयल है और एक हमारे कौन से, क्लाइमेट। ये हमारे जियोग्राफिकली क्या है, फैक्टर्स होते हैं। यानी कि अगर हम किसी भी क्रॉप्स को उगाने के लिए तो सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें सोयल की ज़रूरत पड़ेगी। और सोयल भी हर क्रॉप के लिए डिफरेंट सोयल सूटेबल होती है। ये नहीं होते कि कहीं किसी भी मिट्टी में कोई भी फसल हो जाएगी, नहीं। कुछ जो पर्टिकुलर क्रॉप्स होती हैं उनके लिए जो पर्टिकुलर सोयल होती है वही सूटेबल होती है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो क्लाइमेट, हर क्रॉप्स होती है उसके लिए डिफरेंट क्लाइमेट की नीड होती है। जो क्रॉप्स होती है, एक तो ऐसा होता है कि ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, वहाँ पे भी क्रॉप्स इतनी अच्छी नहीं होती है, और या यहाँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, कोल्ड रीजन होते हैं, वहाँ पर भी क्रॉप्स को ग्रो करना क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। पॉसिबल होता है तो बहुत कम होता है। तो इसी तरह से जो टेम्परेचर है, वो हमारा क्लाइमेट है, वो कैसा होना, फेवरेबल होना चाहिए। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द एरेबल लैंड। तो क्या है कि ऐसी लैंड जिस पर क्रॉप ग्रो की जाती है वो क्या कहलाती है, एरेबल लैंड कहलाती है। ठीक है। इन द मैप यू कैन सी द एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज कंसंट्रेटेड इन दोज रीजन ऑफ द वर्ल्ड इज सुटेबल फैक्टर फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स। अगर हम इस मैप को देखते हैं तो इस मैप में हमें, ये वर्ल्ड का मैप में है हमारा, और इसमें हमें देख रहे हैं कि कुछ हिस्सा हमारा ग्रीन शो हो रहा है और कुछ हमारा लाइट येलो है। तो जो ग्रीन जो रीजन शो हो रहा है, जो ग्रीन एरिया जो शो हो रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है एग्रीकल्चर एरिया को, कि जहाँ पर एग्रीकल्चर होती है वो ग्रीन एरिया है। तो जो ग्रीन एरिया है वो उसको हम एरेबल लैंड बोलेंगे। तो एरेबल का तो हमें समझ में आ गया कि जिस लैंड पर एग्रीकल्चर होता है उसको हम एरेबल बोलते हैं। ठीक है। तो एरेबल का मतलब यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, सूटेबल है, और जो सोयल है वो भी अच्छी है, यानी जो क्रॉप्स को ग्रो करने में हेल्प करती है। तो वो क्या है, हमारी फर्टाइल है, ये वो हमारी एरेबल लैंड है, यानी वहाँ पर जो एग्रीकल्चर है ये होता है जो ग्रीन एरिया है। अगर हम इंडिया का देखते तो इंडिया का देखो मैक्सिमम पार्ट ग्रीन में है। कुछ इधर वाला अगर हम देखते हैं, वेस्ट की साइड देखते हैं, तो वेस्ट में ये हमारा क्या हो गया, इंडियन डेजर्ट है, थार डेजर्ट जिसको बोलते हैं। बीच में थोड़ा सा हमारा शायद ऊपर जो हमारा है वो हिमालय रीजन है, तो हिमालयन रीजन में भी नहीं होता है। और ये थोड़ा सा हमारा पार्ट प्लेटू एरिया का शायद थोड़ा सा है, यहाँ पे भी थोड़ी एग्रीकल्चर क्या होती है, कम होते हैं। बाकी हमारे इंडिया के मैक्सिमम हिस्से में क्या होती है, एग्रीकल्चर होती है। अब है कि जो हमारे कल्चर होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर। अच्छा, मैंने शुरुआत में आपको एक मतलब नहीं समझाया कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है। तो एग्रीकल्चर है वो हमारे दो वर्ड से बनकर मिला है। ठीक है। जो एग्रीकल्चर है वो एक, जो वर्ड है एग्रीकल्चर, वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, और जिसमें एगर प्लस कल्चर है। तो एगर और एग्री का मतलब होता है सोयल, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। यानी इसका पूरा मीनिंग क्या हो गया कि सोयल का कल्टीवेट करना ही क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है। यानी सोयल, मिट्टी को जोतना क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है, कृषि कहलाता है। ठीक है। तो ये इसका मतलब हो गया। तो जिस तरह से एग्रीकल्चर होता है उसी तरह से और भी बहुत सारे कल्चर होते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर की एक डेफिनेशन देखते हैं, पर्टिकुलर डेफिनेशन देखते हैं, तो वो है कि द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सोयल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइवस्टॉक।
कि जो एग्रीकल्चर है वो एक ऐसा साइंस और कला है मिट्टी को कल्टीवेट करने की, फसल को रेज करने की, उनको उगाने की, उनका पालन पोषण करने की, और जो हमारे पशु हैं उनको पालने की। यानी कि एक जैसे इसमें भी एक साइंस और कला होती है। ये सबको नहीं पता होता कि कहीं भी जाके गेहूँ बो दिया, कभी किसी मौसम में बो दिया, ठीक है, कितनी भी क्वांटिटी में बो दिया, ऐसे नहीं होता। इसका भी एक मेथड होता है, इसका भी एक आर्ट होता है, जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि 1 एकड़ जो है उसमें कितना वीट सीड के रूप में लगेगा, और गेहूँ उगाने के लिए हमें कौन सी सॉइल सूटेबल होगी, और उसके लिए कौन सा सीजन हमें सूटेबल होगा, और कौन सा हमें क्लाइमेट चाहिए वहाँ का। तो ये सब चीज़ें इस पर डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे। तो इसी तरह दूसरे जो कल्चर्स हैं, जैसे सेरीकल्चर हो गया। तो सेरीकल्चर क्या होता है कि एक कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म। जो सिल्कवॉर्म है जिसको हम कमर्शियल होते हैं, जिसे उसको मतलब एक तरह से पैसे के लिए काम करना, हमें कैश क्रॉप होते हैं। जो सिल्कवॉर्म से सिल्क हम घर पे नहीं बना सकते, इसको हम बेच देते हैं मार्केट में ले जाकर। तो उसको जो सिल्कवॉर्म होते हैं जिनकी खेती की जाती है, तो उसको सेरीकल्चर बोला जाता है। और ये क्या करता है कि फार्मर को एक्स्ट्रा इनकम देता है, ठीक है। एक्स्ट्रा इनकम यानी जो सेरीकल्चर है वो ज़्यादातर जो ये शहतूत के जो पेड़ होते हैं उन पे उगाया जाता है, उन पे पाला जाता है, ठीक है। अगला जो कल्चर है वो है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक एंड पॉन्ड्स। जैसे फिशिंग हो गया, तो फिशिंग तो ज़्यादातर आप करते हो कोस्टल एरिया में, जितना भी ओशन होता है, नदी होते हैं, वहाँ पे करते हैं। लेकिन अगर हम अपने फ़ायदे के लिए क्या करते हैं, स्पेशल टैंक और पॉन्ड्स बनाते हैं, और अगर उनमें फिशिंग करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर बोलते हैं। अगला है हमारा वीटी कल्चर। वीटी क्या होता है कि जो ग्रेप्स की जो कल्टीवेशन होती है, ग्रेप्स की जो खेती होती है, तो उसको वीटी कल्चर बोला जाता है। और नेक्स्ट है हमारा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मीनिंग होता है कि जितनी भी हम वेजिटेबल है, फ्लावर है, फ्रूट्स हैं, इन सबको अगर हम खेती करते हैं, इन सबको हम उगाते हैं कमर्शियल यूज़ के लिए, यानी अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए, तो ये सब क्या होती है, हॉर्टिकल्चर में आता है। जैसे हमने फ्लावर की खेती करती, तो हम इतने सारे फ्लावर का क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे ना, हम तो अपने घर में तो कंज्यूम होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसको मार्केट में ले जाके सेल कर देंगे। इसी तरह से फ्रूट्स हो गए, तो फ्रूट सारे थोड़ा खा लेंगे, तो उसको भी मार्केट में सेल करना पड़ेगा। इसी तरह वेजिटेबल है, तो ये तीनों चीज़ों की जो कल्टिवेशन होती है उसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर हो गया है। अब अगला हमारा है फार्म सिस्टम। तो फार्म सिस्टम है, तो एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज ए सिस्टम, कि एग्रीकल्चर और फार्मिंग है ना, दोनों को हम एक सिस्टम में देखते हैं, ठीक है। सिस्टम कैसे बनता है, द इम्पोर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स, फर्टिलाइजर, मशीनरी एंड लेबर्स। अगर देखो ये एक प्रोसेस होता है कि पहले हम इनपुट देते हैं, फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट। जैसे आप कंप्यूटर चलाते हो, तो कंप्यूटर में जो आपको सर्च करना होता है, पहले आप उसको कीबोर्ड से उसको टाइप करते हो, तो ये हमारा इनपुट हो गया। फिर कंप्यूटर प्रोसेस करता है, और उसके बाद जो हम चीज़ ढूंढना चाहते हैं तो वो हमारा सामने आ जाता है। तो जो स्क्रीन पे आएगा वो हमारा आउटपुट हो गया ना। तो इसी तरीके से जो हमारी एग्रीकल्चर है उसमें भी क्या होता है, पहले हम इनपुट डालते हैं। इनपुट डालने का मतलब है अपनी सॉइल को प्लग करते हैं, उसमें बीज बोते हैं, ठीक है, उसमें फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, मैन्योर ऐड करते हैं, और किसकी सहायता से बोते हैं, मशीनरी का हेल्प लेते हैं, ट्रैक्टर से बोते हैं, या हम बुलोक से बोए, या किसी से भी बोते हैं, सीड को शो करते हैं, तो उसके लिए हम इनकी हेल्प चाहते हैं। ऊपर से हमें लेबर चाहिए, किसके लिए, हमें सोइंग करने के लिए भी चाहिए, वीडिंग के लिए भी चाहिए, हार्वेस्टिंग के लिए भी चाहिए। तो ये जो है सारे हमारे इनपुट आ गए। लेकिन जब फिर प्रोसेस होता है, ये तो है नहीं कि आज गेहूँ बो दिया अगले दिन हमें क्रॉप मिल जाएगी, प्रोसेस चलेगा ना, धीरे धीरे 3 महीने में हमें वो फसल मिलेगी, 3-4 महीने में, लास्ट में हम उसको हार्वेस्ट करेंगे तो हमें क्रॉप्स मिलेगी, अनाज मिलेगा, ठीक है। तो वो हमारा आउटपुट हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसी तरह से तो ये हमारा होता है ह्यूमन इनपुट्स होता है, ये सारे ह्यूमन इनपुट हो गया। भाई हमने लेबर लगाया, स्टोरेज लगाया, मशीनरी लगाया, केमिकल का यूज किया, ये सब हमारे क्या हो गए, ह्यूमन इनपुट्स हो गए। लेकिन कुछ फिजिकल इनपुट्स भी होते हैं, ठीक है ना। आपके पास सबसे पहले तो लैंड होनी चाहिए, तभी तो ये इनपुट्स लगाओगे। दूसरा है कि टेम्परेचर ऐसा होना चाहिए, ये तो है नहीं कि आप सर्दियों में बाजरा उगा लोगे, गर्मियों में गेहूँ उगा लोगे,
तो हमें पहले टेम्परेचर देखना पड़ेगा, टेम्परेचर कौन सा है, किस फसल के लिए सूटेबल है। तीसरा है हमारा सनशाइन की, हमें कौन सी फसल के लिए ज़्यादा धूप की ज़रूरत पड़ती है, किस फसल के लिए हमें कम धूप की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम सनशाइन को देखेंगे, ये ज़रूरी है। और नेक्स्ट है हमारा रेनफॉल, कि हर फसल के लिए रेनफॉल कितनी है, कितनी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उस क्रॉप को वहाँ पर शो करते हैं, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, फिजिकल इनपुट्स, ठीक है। तो सम ऑफ द ऑपरेशनल इन्वॉल्व आर प्लगिंग, शोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। तो इनमें बहुत सारे कुछ ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे प्लगिंग करना, खेत प्लगिंग क्या होता है, मिट्टी को सॉफ्ट बनाते हैं हम, सोयल को जो प्रिपेयर करते हैं सॉफ्ट बनाते हैं उसको प्लगिंग बोलते हैं। आपने गांव में देखो हैरो से या किसी कल्टीवेटर से हम अपनी जो खेत होते हैं उसकी सोयल को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। शोइंग हो गया यानी बुआई हो गया, इरिगेशन सिंचाई हो गया, वीडिंग हो गया, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको हम हटाते हैं, निकालते हैं, तो जिसको निराई बोलते हैं, तो ये वीडिंग हो गया। लास्ट में हमारा हार्वेस्टिंग होता है, जब हम अपनी फसल को काट देते हैं। तो जो आउटपुट है, द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप्स, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट। जो आउटपुट है वो सिस्टम में वो कौन से आते हैं भाई, हमें या तो अनाज मिलेगा अगर हमारी ग्रेन फूड क्रॉप्स है, तो उसके बाद हमें वूल मिलेगा, जैसे मान लो हमने भेड़ पालन किया है तो उससे हमें वूल मिलेगा। अगर हमने पशुपालन में जैसे गाय या भैंस वगैरह बकरी वगैरह पाली है तो उससे हमें क्या मिलेगा, दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हमें अगर हमने हैन का किया है, ठीक है, हैन को अगर हम रेयर करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, एग मिलते हैं। तो या दूसरे जो उनके छोटे छोटे मतलब हैन टाइप के उनके बच्चे वगैरह जो भी होते हैं, तो वो हमारे पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं। तो ये सारा हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट होगा, ठीक है। तो आज जो हमारा चैप्टर है हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।